नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज अपन बात करने वाले हैं जो इसमें आज पॉली हाउस के बारे में। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि जो पॉली हाउस हैं उसमें जो किसान हैं उसको किन-किन किसानों को कितनी-कितनी सब्सिडी मिलती हैं और इसमें जो कीट रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे करें, इसमें जो पौधों को उर्वरक दें उनको किन-किन विधियों के माध्यम से दें और जो पॉली हाउस का जो संचालन ठीक रूप से कैसे करें। तो इन सभी के ऊपर अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कमेंट एवं अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दो और ऐसे ही कृषि से संबंधित आपको इस चैनल पर वीडियो मिलती रहेगी। तो अपन इसमें बात करेंगे पॉली हाउस में सब्सिडी कितनी कितनी मिलती हैं। तो पहले बात करेंगे सब्सिडी के बारे में। जो राजस्थान सरकार है वो दो प्रकार की पॉली हाउस सब्सिडी प्रदान करती हैं। यानी जो राजस्थान सरकार है वो किसानों को दो प्रकार से पॉली हाउस सब्सिडी प्रदान करती हैं। पहली है पॉली हाउस पर 50% सब्सिडी, यानी पॉली हाउस पर 50% सब्सिडी मिलती है और सेकेंड है पॉली हाउस पर 70% सब्सिडी। तो अब अपन बात करेंगे कि 50% किन किसानों को मिलती है और 70% किन किसानों को सब्सिडी मिलती है। तो अपन इसमें पहले बात करें जो 50% सब्सिडी के बारे में बात करें तो जो राजस्थान सरकार में जो पॉली हाउस सब्सिडी है ना, सभी श्रेणियों के लिए 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यानी सभी कैटेगरी के लिए, यानी जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, इन सभी के लिए जो एससी और एसटी को छोड़कर उन सभी को 50% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, पॉली हाउस पर। और 70% सब्सिडी किन किन को मिलेगी, यानी जो भी छोटे और जो मध्यम किसान हैं और जो एससी और एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन सभी को 70% सब्सिडी मिलेगी, ठीक है, और 50% सभी श्रेणियों के किसानों को मिलेगी। इसके बाद अपन बात करते हैं कि जो राजस्थान में पॉली हाउस के आकार की बात करें कि कितने आकार में कितना खर्च आएगा और कितनी सब्सिडी मिलेगी, ठीक है। तो अपन बात करें पॉली हाउस का आकार वर्ग मीटर में, पॉली हाउस की लागत प्रति वर्ग मीटर और कुल राशि, अगर 50% मिलेगी तो कितनी और 70% मिलेगी तो कितनी राशि होगी। तो अपन बात करें जो आकार वर्ग में मीटर में, तो आकार अगर 1000 मीटर हो और प्रति वर्ग मीटर 1024 हो तो जो राशि होगी वो लगेगी इसमें 10,24,000, ठीक है। इसमें आपको जो सब्सिडी है वो मिलेगी 5,12,000 और अगर 70% के हिसाब से देखें तो मिलेगी 7,16,800 रुपये, ठीक है। इसके बाद बात करें 2,000 आकार वर्ग मीटर में और 890 प्रति वर्ग मीटर है, जो कुल राशि कितना खर्च आएगा इसमें, तो इसमें आएगा 17,80,000 रुपये। और जो 50% के हिसाब से देखें तो 8,90,000 रुपये इसमें सब्सिडी के हिसाब से मिलेंगे और 70% के हिसाब से देखें तो 12,46,000 रुपये इसमें सब्सिडी के हिसाब से मिलेंगे। अगर 3,000 मीटर में देखें तो और 844 प्रति वर्ग मीटर में देखें तो 25,32,32,000 रुपये का खर्चा आएगा। इसमें अगर 50% सब्सिडी मिलेगी तो कितने रुपये मिलेंगे, 12,64,000 रुपये मिलेंगे और 70% मिलेगी तो 17,72,400 रुपये मिलेंगे। इसके बाद मीटर में देखें 4,000 मीटर में और 844 प्रति वर्ग मीटर में देखें तो जो कुल खर्चा आएगा वो आएगा 33,76,000 रुपये। इसमें अगर 50% के हिसाब से आपको सब्सिडी मिलेगी तो वो मिलेगी 16,28,000 रुपये और 70% के हिसाब से देखें तो वो सब्सिडी मिलेगी 23,63,200 रुपये, ठीक है। राजस्थान सरकार 50% या 70% जो सब्सिडी प्रदान करेगी, लेकिन जो छोटे किसान हैं उनको 70% सब्सिडी मिलती है, ठीक है। इसके बाद पॉली हाउस के बारे में बात करें, पॉली हाउस के बारे में तो भारत में जो पॉली हाउस की जो खेती है ना धीरे धीरे लोकप्रिय हो रही है। यानी जो भारत में जो किसान है ना वो धीरे धीरे इस पॉली हाउस की खेती करने की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे किसान पॉली हाउस खेती से अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोग पॉली हाउस या ग्रीन हाउस के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं। तो अपन इस वीडियो के बारे में इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। उगाई गई फसलें मतलब इस यानी जो पॉली हाउस है उसमें अपन कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो उन फसलों के बारे में बात करेंगे। तो कौन कौन से पहले फल की बात करें तो पपीता और स्ट्रॉबेरी, यानी पपीता और स्ट्रॉबेरी दो फल हैं वो आप जो पॉली हाउस है उसमें उगा सकते हैं। इसके बाद सब्जियां कौन कौन सी उगा सकते हो आप, तो गोभी, करेला, शिमला मिर्च, मूली, फूल गोभी, मिर्च, धनिया, प्याज, पालक, टमाटर आदि शामिल हैं। ये सब्जी आप पॉली हाउस में उगा सकते हो। इसके बाद बात करें कि फूल कौन कौन से उगा सकते हो, तो कार्नेशन, झरबेरा, मैरीगोल्ड और आर्किड और गुलाब आप ये फूल आप उगा सकते हो। इसके बाद पॉली हाउस स्थापित करने की संपूर्ण प्रक्रिया, यानी आप शुरू में पॉली हाउस को स्थापित कैसे करें, तो बात करेंगे पॉली हाउस स्थापित करने की संपूर्ण प्रक्रिया के बारे में। तो राजस्थान में जो पॉली हाउस स्थापित करने और चलाने की जो प्रक्रिया के बारे में बात करें तो फर्स्ट टाइम भूमि का चयन और तैयारी, यानी आपको बढ़िया समतल भूमि रखनी है और बढ़िया उसको साफ को आप कर लें और समतल करके उसकी मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करके भूमि को तैयार कर लेना चाहिए, ठीक है। इसके बाद सेकेंड बात करेंगे डिजाइन और निर्माण।
डिजाइन और जो निर्माण, यानी जो पोली हाउस की डिजाइन और निर्माण कैसे करें। तो जो उगाई जाने वाली फसलें और जो उपलब्ध बजट के आधार पर पोली हाउस का जो डिजाइन और निर्धारित करें, यानी इतना अपने पास जितना बजट हो उसके आधार पर उसका जो डिजाइन है वो आकार निर्धारण कर लो। इसके बाद फ्रेम, कवर, दरवाजे, वेंटिलेशन, सिंचाई प्रणाली का निर्माण, जलवायु नियंत्रण, फर्टिगेशन और प्रकाश व्यवस्था जैसे उपकरण स्थापित कर दें उनमें। ठीक है, कौन कौन से उपकरण स्थापित करना है, जलवायु नियंत्रण का, और फर्टिगेशन यानी पानी के साथ साथ उर्वरक देना है पौधों वाला, और प्रकाश व्यवस्था का। इसके बाद हम तीसरी बात करें फसल चयन और रोपण, यानी फसलों का चयन कौन कौन सी करें और रोपण। तो स्थानीय बाजार की मांग और पोली हाउस के वातावरण की उपयुक्तता के आधार पर उगाए जाने वाले फसलों का चयन करें, यानी आपके जो आसपास जो बाजार हैं उसमें किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, आप उसको जो पोली हाउस के वातावरण के अनुसार उसमें वो फसलें लगाएं। ठीक है, और मिट्टी तैयार करें, बीज और पौधे रोपें, और सिंचाई उर्वरकीकरण प्रणाली स्थापित कर दें उसमें। ठीक है, इसके बाद हम बात करें कि फसल प्रबंधन, यानी तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, CO2 के स्तर सहित पर्यावरणीय परिस्थितियों की निगरानी करना चाहिए। ठीक है, और जो कीट रोग प्रबंधन रणनीतियों को लागू करें, यानी जो कीट रोग लगे उनका प्रबंधन का उचित व्यवस्था करें। ठीक है, इसके बाद कटाई और कटाई के बाद की देखभाल क्या क्या करें। फसलों की कटाई उचित समय पर करें, नुकसान को कम करने के लिए उन्हें सावधानी से संभालें, और फसलों को छांटे वर्गीकृत करें, बाजार के लिए पे कर दें। यानी जो अपन कटाई के बाद फसलों की जगह एकत्रित करते हैं, उसके बाद जो सही सही मतलब जो भी सही ये उपजी है, मतलब कोई फल उसमें सड़ा हुआ उसको अलग कर दें और बढ़िया छाट दें उनको, और बाजार के लिए पे कर लें थैलियों। ठीक है, इसके बाद बात करें विपणन और बिक्री की। तो उत्पाद बेचने के लिए विपणन योजना तैयार करें, जिसमें मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, परिवहन शामिल हो। स्थानीय खरीदारों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं के साथ संबंध स्थापित करें, यानी जो आसपास के जो भी विक्रेता हैं उनसे बढ़िया संबंध रखें। ठीक है, उनसे बातचीत करते रहें और बढ़िया संबंध स्थापित करें उनसे। रिकॉर्ड रखना और विश्लेषण, यानी जो पोली हाउस संचालन के सभी जो पलों का विस्तृत रिकॉर्ड रखें, यानी आपके पास कितना आपने पैसा लगाया और कितना मिला, इन सभी के बारे में आपको उसमें रिकॉर्ड रखना है। रख रखाव और मरम्मत, तो स्तंभ प्रदर्शन दीर्घायु सुनिश्चित करने के लिए पोली हाउस उपकरण बुनियादी ढांचे का नियमित रूप से रख रखाव और मरम्मत करें, यानी तो कोई भी उसमें अगर कोई भी या पर्दा वर्दा है या कवर ओवर हैं वो फट जाएँ, या फिर कुछ भी उपकरण हैं वो ख़राब हो जाएँ, तो उनकी मरम्मत करते रहना चाहिए, जिससे वो अधिक समय तक चल सकें। इसके बाद है पोली हाउस में शामिल सभी प्रकार की लागतों की सूची, यानी जो पोली हाउस है उसमें यानी कौन कौन सी चीज़ों में अपने पैसे लगते हैं, तो उनके बारे में बात करते हैं अपन। तो स्थापना और संचालन में शामिल विभिन्न लागतों की सूची देखते हैं। तो फर्स्ट है भूमि की लागत, तो आपकी है ना भूमि की लागत लगेगी। ठीक है, सेकंड है निर्माण की लागत, जो पोली हाउस की जो निर्माण की लागत लगेगी कि उसमें निर्माण में क्या क्या लगाना है, फ्रेम लगेंगे, कवर, दरवाजे, वेंटिलेशन सिस्टम और सिंचाई प्रणाली आदि लगती हैं। थर्ड है उपकरण लागत, यानी जलवायु नियंत्रण प्रणाली और सिंचाई प्रणाली के लिए, यानी बूंद बूंद से करना है आपको इसमें सिंचाई, उसके लिए ज़्यादा बढ़िया रहती है बूंद बूंद सिंचाई विधि से। और उर्वरीकरण प्रणाली और प्रकाश की व्यवस्था के जैसे उपकरण की लागत लगती है। इसके बाद है श्रम की लागत, तो पोली हाउस के निर्माण, रख रखाव और प्रबंधन के लिए श्रमिकों की नियुक्ति करने की लागत वो भी चाहिए। इसके बाद में परिचालन की लागत, यानी उसको जो चलाने की जो लागत है वो भी चाहिए, यानी बीज, उर्वरक, कीटनाशी, इनकी लागत। इसके बाद में विपणन लागत, यानी जो फसलों का प्रचार, विक्रय और पैकेजिंग, परिवहन और विज्ञापन शामिल है इसमें। ठीक है, तो उसको फसलों का जो भी उत्पाद निकलता है उसको पैकेजिंग करना और परिवहन करना और उसको बेचना सभी इसमें आते हैं विपणन लागत में। इसके बाद में बीमा लागत, यानी कोई भी फसल नहीं हो उसका नुकसान हो जाए तो आपको बीमा मिल सके, इसलिए बीमा कराना लागत लगती है उसकी। इसके बाद है परमिट और लाइसेंस लागत, तो जो पोली हाउस लगाने के लिए लाइसेंस भी लेना पड़ता है अपन को, तो उसकी लागत लेते हैं। और 9th है वित्त पोषण लागत, यानी जो पोली हाउस के निर्माण संचालन के लिए वित्त पोषण की लागत, और जिसमें ऋण और अन्य प्रकार के ब्याज प्रकार के ऋण पर ब्याज शामिल है। यदि आप पोली हाउस लगा रहे हो और आपके पास खुद के पास पैसे नहीं है और दूसरे के यहाँ से पैसे ला रहे हो तो उसका ऋण शामिल है। ठीक है, इसके बाद है पोली हाउस का उदाहरण, तो पोली हाउस के बारे में बात करें तो मतलब पोली हाउस का कुल बजट कई कारकों पर निर्भर करते हैं, जैसे पोली हाउस का आकार, स्थान, इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियाँ। जब ठीक है, तो अपन इसकी लागत की बात करें तो भूमि की लागत कितनी कितनी आती है। ठीक है, तो लागत की बात करें तो अब भूमि की जो लागत है वो 2 लाख रुपये प्रति वर्ग मीटर भूमि की लागत मानना है अपना। ठीक है, इसके बाद निर्माण की जो लागत है वो 7 लाख रुपये लग जाएंगे। इसमें क्या क्या लगेंगे, फ्रेम, कवर, दरवाजे, वेंटिलेशन, सिंचाई प्रणाली। इसके बाद चलें उपकरण लागत, जो उपकरण लागत है वो लगेगी 2,50,000 रुपये की उपकरण लागत आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद इसमें कौन कौन से उपकरण लगाने हैं, जलवायु नियंत्रण प्रणाली, सिंचाई प्रणाली और उर्वरीकरण प्रणाली और प्रकाश व्यवस्था। इसके बाद है श्रम लागत, जो श्रम लागत है वो 2 लाख रुपये 200 दिन की अवधि के लिए लगेंगे, 1,000 रुपये प्रति दिन की श्रम
लागत को मानते हुए, ठीक है। तो 2 लाख रुपये श्रम लागत मान लो। इसके बाद है परिचालन लागत, तो परिचालन लागत वो है 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष की मान लो, इसमें बीज और उर्वरक और कीटनाशकों का खर्चा है। इसके बाद में विपणन लागत, तो 1 लाख रुपये मान लो, जिसमें पैकेजिंग, पर्यावरण और विज्ञापन की लागत शामिल है। इसके बाद बीमा लागत, जो बीमा लागत है वो 50,000 रुपये का बीमा होता है, ठीक है। इसके बाद परमिट और लाइसेंस की लागत, जो लाइसेंस मिलता है वो जो लाइसेंस की लागत है वो 25,000 रुपये लाइसेंस की लागत लगती है। इसके बाद वित्त पोषण लागत वो लगती हैं 1 लाख रुपये, यानी ऋण और अन्य प्राय ऋण पर ब्याज शामिल है, ठीक है। जो कुल लागत होती है, जो कुल लागत 21 लाख रुपये, 21,25,000 रुपये की कुल लागत आती है, ठीक है। तो ये कुल लागत से बात की थी अपन ने 200 वर्ग मीटर के लिए। अगर आप 200 वर्ग मीटर के लिए लगाओगे तो उसकी जो कुल लागत है वो ये आएगी 21,25,000 रुपये, ठीक है। इसके बाद बात करें पॉली हाउस संचालन करते समय सावधानियाँ, ठीक है। तो पॉली हाउस का संचालन करते समय क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो पॉली हाउस का संचालन करते समय ध्यान रखने योग्य कुछ सावधानी इस प्रकार हैं। उचित वेंटिलेशन सुनिश्चित करें, यानी जो पॉली हाउस हैं उसमें सही तापमान और आर्द्रता का स्तर बनाए रखने के लिए पर्याप्त वेंटिलेशन जरूरी है, और हवा का उचित संचार सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से वेंट और पंखे खोलते रहें, ठीक है। इसके बाद तापमान और आर्द्रता के स्तर की निगरानी, तो आपको जो यदि पॉली हाउस जल्दी गर्म और आर्द्र हो सकते हैं, जिससे कीटों और बीमारियों के विकास के लिए अनुकूल वातावरण बन सकता है, ठीक है। इन स्तरों की निगरानी के लिए तापमान और आर्द्रता सेंसर का उपयोग करें। इन्हें नियंत्रित करने के लिए उचित उपाय करना चाहिए। तो तापमान और आर्द्रता की भी इस तरह की भी निगरानी रखना चाहिए, इसके लिए उपकरण लगा दे उसमें। इसके बाद कीट और रोगों के प्रबंधन की रणनीतियों को लागू करना, तो कीट और रोगों को जो नियंत्रण के लिए उसको प्रबंधन करना चाहिए, और हो सके तो एकीकृत कीट प्रबंधन करना चाहिए कीटों का। इसके बाद है पॉली हाउस की नियमित सफाई, जो पॉली हाउस है उसकी नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जिससे कीटों बीमारियों का प्रकोप ना हो। इसके बाद उचित उर्वरक पर प्रयोग करना, यानी जो जो अगर आप उचित उर्वरक को जो प्रयोग नहीं करेंगे इसमें पॉली हाउस में, तो कहीं ना कहीं उसका जो प्रकोप है वो पौधों पर दिखाई देने लगता है उसका प्रभाव, तो उसमें उचित उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद है उच्च गुणवत्ता वाले बीजों और पौध सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो जो उच्च गुणवत्ता वाले जो भी बीज हैं और जो पौधे की जो भी सामग्री लाएँ वो उच्च गुणवत्ता वाले होने चाहिए, जिससे जो पौधों पर कोई प्रभाव नहीं पड़े और उनसे अपन को बढ़िया उत्पादन मिल सके। इसके बाद उचित सिंचाई पद्धतियाँ अपनाएं, ठीक है। तो बढ़िया सिंचाई की जो पद्धतियाँ हैं वो अपनाना चाहिए, जैसे ड्रिप अपनाना चाहिए, ठीक है। ड्रिप हो सके तो ड्रिप से सिंचाई करना चाहिए, ड्रिप सही रहती हैं। ये पॉली हाउस का चित्र है, तो इस प्रकार से पॉली हाउस लगता है। इसके बाद है पॉली हाउस का प्रबंधन सुझाव, यानी आर्द्रता और जो तापमान है और प्रकाश का स्तर बनाए रखना। तो जो पॉली हाउस है ग्रीन हाउस एक वन संरचना रोज, तो इस जिससे पौधों के विकास के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, ठीक है। धातु फ्रेम का बना होता है, और जो प्लास्टिक या फिल्म या कांच जैसे पारदर्शी सामग्री से ढका हुआ होता है। जब मैंने बात करी वो पन्नी की, वो एक पारदर्शी जैसी पन्नी होती है। इसमें सूर्य का जो प्रकाश की जो संरचना जो जिसमें सूर्य का प्रकाश संरचना में प्रवेश कर पाता है। जो पॉली हाउस का मुख्य उद्देश्य जो पौधों की बाहरी जो पर्यावरणीय कारक हों, जैसे हवा, बारिश और कीटों से बचाव कर सकें, और स्तंभवर्धी हो सके पौधों के विकास के लिए नियंत्रण वातावरण प्रदान करना, यही जिसके लिए अपन उसमें पॉली हाउस लगाते हैं, ठीक है। जो पॉली हाउस इसमें फूल फल सब्जियाँ, जड़ी बूटियाँ सहित विभिन्न बड़े पौधे आप उगा सकते हो, और विशेष रूप से छोटे और अप्रत्याशित मौसम वाले क्षेत्रों में मौसम बढ़ाने और विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता वाले पौधों और उष्ण कटिबंधीय पौधों को उगाने के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। तो इन पौधों को आप उगा सकते हो। इसके बाद सफल पॉली हाउस के लिए उचित प्रबंधन क्यों महत्व है। तो सफल पॉली हाउस के लिए आपको उचित प्रबंधन महत्व है। अगर उसका जो उचित प्रबंधन नहीं करोगे आप, तो उसका आपको उत्पादन पर प्रभाव दिखता है, तो कहीं ना कहीं उत्पादन कम होता ही है, ठीक है। तो स्तंभ पौधवर्धी, तो उचित प्रबंधन तकनीकी जिससे जो तापमान, आर्द्रता नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरक और पौधों के लिए आदर्श वृद्धि की स्थिति बनाने रखने में मदद करती हैं, जिसके परिणामस्वरूप बेहतर वृद्धि उपज प्राप्त होती हैं, ठीक है। रोग और कीट रोगों की रोकथाम, ठीक है, ये भी करना है, ठीक है। लागत प्रभावी संचालन करना है, ठीक है, यानी अनावश्यक व्ययों को कम करने में मदद मिलती है। इससे ऊर्जा लागत और संयंत्र स्थापित करने, जिसके परिणामस्वरूप लागत और बचत लाभप्रदता में वृद्धि हो सकती है, ठीक है। और विनियमों का अनुपालन, यानी जो उचित प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा विनियमों और जो पर्यावरण संरक्षण विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मदद मिलती है, ठीक है। तो ये आपको इनकी रोकथाम, जो लागत का प्रभावी संचालन करें, तो और स्तंभ की पौधों की वृद्धि करें, तो यही है सब जो पॉली हाउस के सफल लिए उचित प्रबंधन।
इसके बाद पॉली हाउस की योजना बनाते समय विचार करने योग्य कारक। अगर आप पॉली हाउस की योजना बना रहे हैं तो आपको किन किन कारकों पर विचार करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ कारक हैं, उन पर आपको जो विचार करना चाहिए। फर्स्ट टाइम पॉली हाउस का उद्देश्य और प्रकार का निर्धारण करना चाहिए, ठीक है। तो जो पॉली हाउस हैं उसके उद्देश्य पर विचार करें, जैसे वाणिज्यिक उत्पादन, अनुसंधान, व्यक्तिगत उपयोग, और उद्देश्य के आधार पर आवश्यक पॉली हाउस के प्रकार का निर्णय लें, और स्वतंत्र संलग्न और लेंटो पॉली हाउस का, ठीक है। यानी पॉली हाउस का उद्देश्य, यानी आप किस उद्देश्य से पॉली हाउस को लगा रहे हैं उसके बारे में, और उसका प्रकार निर्धारित करें, यानी कौन सा कितना आकार का आपको रखना है, ठीक है। सेकंड है स्थान का चुनाव, तो बढ़िया समतल भूमि को चुन ले और बढ़िया वहाँ से जल निकास की, धूप की, पानी की, बिजली की, सभी की व्यवस्था हो। थर्ड है पॉली हाउस का आकार और आकृति का निर्धारण, तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से पॉली हाउस का आकार और आकृति का निर्धारण करना चाहिए। इसके बाद है फ्रेम कवरिंग सामग्री का चयन, तो टिकाऊ फ्रेम जो फ्रेम सामग्री का चयन करें, जैसे एल्यूमिनियम और जो गैल्वेनाइज स्टील या पीवीसी की आप जो फ्रेम की सामग्री यूज करें, और ऐसी आवरण सामग्री चुनें जो प्रकाश की उचित व्यवस्था संचालन की अनुमति दें, कांच और पॉलीकार्बोनेट या जो पॉलीइथाइलीन की फिल्म, ठीक है। तो वो सी आप ये ना जो आवरण तैयार करें तो वो उसमें प्रकाश का संचलन आसानी से हो सके, ठीक है। इसके बाद में पर्यावरण नियंत्रण प्रणाली स्थापित करें, यानी जो तापमान का नियंत्रण, वेंटिलेशन और आर्द्रता का नियंत्रण, प्रकाश व्यवस्था के लिए जो प्रणाली स्थापित करें, ऐसी प्रणाली चुनें जो ऊर्जा कुशल और विश्वसनीय हो, ठीक है। इसके बाद में सिंचाई और उर्वरक तकनीकी योजना बनाएं, ठीक है। तो आपको सिंचाई किस विधि से करनी है, तो ड्रिप, ओवरहेड या सतही उपसतही सिंचाई के से आप जो विधि से सिंचाई करनी है, ठीक है। इसके बाद उर्वरक तकनीक का विधि का निर्णय लें और उच्च गुणवत्ता वाला उर्वरक चुनना चाहिए। इसके बाद में कीट रोग नियंत्रण उपायों को लागू करना, तो कीट और रोग का नियंत्रण करने के लिए जो बढ़िया जो प्रबंधन विकसित करना चाहिए उसमें। इसके बाद है फसल चक्र उत्तराधिकार योजना स्थापित करना, जो उसमें ना जो मृदा की स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए और रोगों की रोकथाम के लिए फसलों को यानी बदल बदल कर उसमें पॉली हाउस में बोना चाहिए। इसके बाद है कटाई के बाद प्रबंधन पर विचार, तो अगर आपने जो पॉली हाउस में जो फसल बो रही है उसकी कटाई कर ली, तो उसके बाद में क्या विचार करना चाहिए, ठीक है। तो फसल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कटाई के बाद कुशल प्रबंधन, प्रसंस्करण की योजना बनाना, और सदूषण को रोकने के लिए उचित समय कीटाणु शोधन सुनिश्चित करना। यानी आपने जो फसल बो रही थी उसकी कटाई कर ली, इसके बाद जो फिर उसका जो कटाई बाद जो कुशल प्रबंधन के लिए उसमें जो ना प्रसंस्करण की योजना बनाना चाहिए आपको, और जिससे अधिक जो मूल्य भी मिल सके आपको, और अधिक समय तक सुरक्षित भी रख सकें, ठीक है। उचित सफाई करना चाहिए और कीटाणु शोधन की विधियाँ अपनाकर उनको कीटाणु रोधक करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप कृषि संबंधित वीडियो पाना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।